गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत क्लास 6 की बुक दीपिकम का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम अपनी वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे कि आपके वर्ण कितने होते हैं, आपके स्वर वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इस विषय में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। वयम वर्णमाला पठामः। वयम यानी कि हम सभी वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णः द्विविधा भवन्ति। वर्णों के दो प्रकार होते हैं। द्वि यानी कि दो, विधा यानी कि प्रकार। वर्णों के दो प्रकार होते हैं। स्वरा व्यजनानि च। स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर। आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। जो स्वर हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। स्वरः द्विविधा सन्ति। स्वरों के भी आपके दो प्रकार होते हैं। समान अक्षराणि संध्य अक्षराणि, यानी कि समान स्वर और संध्य स्वर। अब ये समान और संध्य स्वर कौन से होते हैं इनको भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समान अक्षराणि। ये ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व यानी कि वे स्वर जिनको बोलने में आपको समय कम लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। इस प्रकार से ये आपके समान स्वर हैं। अब देखो संध्य अक्षराणि यानी कि संध्य स्वर, ये कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं आपके संध्य अक्षराणि। अब देखो द्वयो द्वयो निश्चित स्वरयु संधि द्वारा ये नवीनः स्वरः वर्णः जायन्ते। दो दो निश्चित स्वरों की संधि से जो नए स्वर बनते हैं ते उनको संध्य अक्षर स्वरः भवन्ति। उनको हम संध्य अक्षर स्वर कहते हैं। यानी कि जो आपके ये संध्य स्वर हैं ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं हम इनको यहाँ पर देखते हैं। अ और ई से आपका ए बना है। अ और ए से आपका आई बना है। ए और उ से ओ बना है। ए और ओ से औ बना है। ठीक है। लृ वर्णस्य दीर्घः न सन्ति। जो आपका ये लृ है यह सिर्फ ह्रस्व रहेगा, इसका कोई दीर्घ नहीं होता है। संध्य अक्षराणाम ह्रस्वाम न सन्ति। और जो ये संध्य अक्षर होते हैं आपके ए, आई, ओ, औ, इनका कोई ह्रस्व नहीं होता है। ये यानी कि ये सभी दीर्घ होते हैं, इनका छोटा रूप नहीं होता है। अब देखो अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारितः स्वरः अनुनासिक स्वरः सन्ति। मुख के साथ नासिका से बोले जाने वाले स्वरों को ही अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि आपके कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको हम मुख के साथ साथ नाक से भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हैं, इनको आप मेरे साथ साथ बोलते हुए जाना, इससे कि आपको पता चलेगा कि यह नाक से भी बोलते हैं। जैसे बोलो आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। तो इनको इस प्रकार से बोलते हैं। इन्हीं को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब है आपके व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताम अवश्यम भवति। जो आपके व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। यानी कि आपके जो ये व्यंजन होते हैं यह अधूरे होते हैं। जब इनमें स्वर लगता है तब ये पूर्ण व्यंजन बनते हैं। ठीक है, अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अह स्वरस्य योजनम भवति। अतः इसीलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह आपको अ स्वर का उपयोग करना होता है। अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि क, ये आपका होता है ना, इसको हम हलंत बोलते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं व्यंजन वर्ण क, ग, ख, घ। जब हम इनमें स्वर लगाते हैं तो ये पूर्ण होते हैं। ठीक है, नहीं आपके जो व्यंजन होते हैं ये अधूरे होते हैं। जब इनमें स्वरों का मेल हो जाता है तो ये पूर्ण होते हैं। ठीक है, क,
में हमने अब लगाया तो क बना, ग में आ लगाया तो ग, ख में आ तो ख, घ में आ तो घ। अत्र व्यंजनम केवल, यहाँ पर जो व्यंजन है केवल क ख ग घ, ये ही आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखो, अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। यहाँ पर जो ये अ है यह केवल उच्चारण के लिए होता है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदः सन्ति, जो आपके व्यंजन होते हैं उनके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आपके वर्ण कितने होते हैं। वर्णों के आपके 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके जो स्वर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, समान और संध्य। अब हम पढ़ेंगे आपके व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्गः स्पर्शः वर्णा, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो आपके ये वर्ग होते हैं क ख ग अंगा, इसको हम बोलते हैं कवर्ग। च छ ज झ, इसको हम एक शब्द में बोलेंगे चवर्ग। टा ठा डा ढ, इसको हम एक शब्द में बोलेंगे टवर्ग। त थ द ध न, इसको एक वर्ग में हम बोलेंगे तवर्ग। पवर्ग में प फ ब भ म, यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि कवर्ग लिखो तो आपको ये 5 अक्षर लिखने हैं, चवर्ग लिखो तो आपको ये 5 लिखने हैं, टवर्ग में ये 5 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको समझना है। अब इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ स्पर्श करती है। जैसे बोलो क, तो आपके दांतों के पीछे आपकी जीभ स्पर्श करेगी। ठीक है, इसीलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब देखो, वर्ग या स्पर्शः व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्तः भवन्ति ही। जो ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं अपने उच्चारण के स्थान अनुसार इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि ये जो आपके वर्ग हैं इनको हमने 5 में विभाजित किया है इनके उच्चारण स्थान के अनुसार। यानी कि कुछ को हम बोलते हैं दंती, कहीं से हम इनको दंत से बोलते हैं, कभी कोई को हम कंठ से बोलते हैं, किसी को हम होठ से बोलते हैं। इसी प्रकार से हमने इनको 5 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखो, अंतः स्तः वर्णः, यानी कि अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं आपके य र ल ब, ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं। इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इनको बोल के देखो य र ल ब, ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर से निकल के आ रहे हों। अंतस्थ यानी कि अंदर से, इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। अंतः स्तः वर्णा बहुत स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं यह स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं, यानी कि स्वर वर्णों से ही ये बनते हैं। अतः एते अर्धस्वरः इति अपि उच्यते, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे ई और ए से मिलकर के आपका ये बनेगा, री और अ मिलकर के आपका रे बनेगा। जब हम इनमें अ और जोड़ेंगे तो यह बना ये। री और अ से रे और ए हमने इसमें लगा दिया तो र। री और अ से ल और इसमें हमने आ लगा दिया तो बना ला। उ और ए से बना व और इसमें हमने आ लगाया तो बना आपका व। अब देखो कुछ इसके उदाहरण। यदि प्लस अपि तो शब्द बनेगा यद्यपि। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। यहाँ पर री है उसके बाद अ आया है तो दोनों को मिलकर के बन जाएगा र। ठीक है, पित्राज्ञा। ले है, इसमें हमने अ और इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा ल। ठीक है, लाकृति। सु यानी कि उ है उसके बाद अ है तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा व। यह आधा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आपका स्वागतम। नंबर 3 पर हैं आपके ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, श स श ह। ऊष्माणाम व्यजनम वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णः वायु निस्सरति, यानी कि ऊष्म व्यंजनों के बोलने पर जब हमारे मुख से ऊष्मा यानी कि वायु बाहर निकलती है तो वो शब्द होते हैं आपके ये ऊष्म वर्ण। यानी कि जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है। बोल के देखो श श ह। ठीक है, जब ये बोले जाते हैं तो मुख से वायु बाहर आती है। अब देखो चौथे हैं आपके अयोग वह वर्ण। अयोग वह वर्ण होते हैं आपके अंग अहा।
अयोगवः विशिष्ट व्यंजनम वर्ण अस्ति। जो यहाँ पे अयोगवः है यह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। इनके उच्चारण में स्वर यानी कि जो स्वर होता है वह पहले लगता है, यानी कि जब हमने क बनाया था तो क में हमने लिखा पहले क, उसके बाद हमने लिखा अ, तो शब्द बना आपका क। उसके बाद हमने लिखा ख प्लस अ, तो क्या बना ख। पर यहाँ पर अलग होता है, पहले यहाँ पर स्वर लिखा जाता है, जैसे अ, उसके बाद अंग, उसके बाद अह। ठीक है, अब हम इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर अंग ये बन गया अ, इसमें हमने लगाया, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, अ विसर्ग। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण भी आपको दिखाएंगे। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। सभी व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोजन होता है, यानी कि जो आपके सभी व्यंजन हैं उनके साथ सभी स्वर लगते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आ लगेगा, आ ई उ री से सभी लगते हैं। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोजन होने पर गुणिताक्षर बनते हैं, यानी कि गुणिताक्षर आपकी बारखड़ी। ये हैं आपके गुणिताक्षराणि, यानी कि आपके बारखड़ी। वदामः बोलो, लिखामः च और लिखो। सबसे पहले आपके स्वर हैं आ ई उ री लिरी, ए आई ओ और आओ। अब हम इनकी मात्राएं देखते हैं कि इनकी मात्राओं का आप किस प्रकार से प्रयोग करते हो। इनकी मात्राएं हैं आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, जैसे क है इसमें आ है, ये ख है इसमें आ है। ठीक है, अब देखो आ की मात्रा ये होती है, ई की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है, ऊ की मात्रा ये होती है, बड़े ऊ की ये है, री की, लरी की, ए की, आय की, ओ की और आओ की। अब हम इनको यूज़ करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपका है का में छोटे आ की मात्रा है, का में हमने बड़े आ की मात्रा लगाई तो बना का। क में छोटी ई की, बड़ी ई की लगाई तो की, छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो कु, बड़े ऊ की लगाई तो बनेगा कु। क का क्री और री, ये शब्द आपको बहुत कम दिखाई देंगे, इसीलिए ज़्यादा आपको इनके बारे में सोचना नहीं है। के, कई, को और कौ, इस प्रकार से ये आपकी बारखड़ी हैं। इनको आप देख लेना, ये आपका होमवर्क है। आपको खुद ही इनको लिखना है, बोल के लिखना, जिससे कि आपको इनका बोलने का भी उच्चारण अच्छे से आए। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। यदि आपको इसमें से देख के लिखना है तो देख के लिख सकते हो, नहीं तो आपको ये समझ के खुद को ही लिखना है। ठीक है, वीडियो को एक दो बार आप इसको स्लो करके लिख लेना। ठीक है, वीडियो को स्लो कर लेना और इनको इस प्रकार से आप लिख लेना। ठीक है, अब मैं आपको आगे की बारखड़ी दिखाती हूँ। अब यहाँ से है ट से ये देखो, आपको यहाँ से लिखनी है, बोलते हुए लिखनी है, समझते हुए लिखनी है। ठीक है, इनको आपको इस प्रकार से बोलते हुए, समझते हुए, लिखते हुए जाना है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक दो बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। संस्कृत बहुत सरल और बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है। समझकर पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप रटोगे तो एक दो बार में ही आप इनको भूल जाओगे, तो इसीलिए रट कर नहीं, समझकर इनको लिखना है और पढ़ना है। यहाँ पर है आपका या, यी, यू, री, ये, यो, य। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको लिखना है सभी को। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होंगी, बहुत ही अच्छे से आपको ये पढ़ना सीख रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही आसान हैं, बस आपको अच्छे प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता इनको होती है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर अयोगवः। अब हम यहाँ पर अयोगवः का अभ्यासम कुर्मः। वयम का अर्थ होता है हम सभी, अयोगवहम अभ्यासम कुर्मः, अयोगवः का अभ्यास करते हैं। जैसे का में हमने लगाया अनुस्वार कं, किंग, की, कृं, कृई, कई। ठीक है, कौ। ठीक है, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है।
आपको ये इसी प्रकार से अपनी कॉपी में अच्छे से समझ के इनको लिख लेना है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। आपके संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। कैसे बनते हैं? अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आपका ये छः किससे मिलकर के बना है? क प्लस श, ठीक है, इनसे मिलकर के बना है छ, और इसमें हमने लगा दिया अ स्वर, क्योंकि आपके व्यंजन अधूरे होते हैं। ठीक है, अब देखो कक्षा शब्द कैसे बना है? क बना है आपका क और अ से, और छ बना है आपका क प्लस श प्लस आ से। अब देखो आपका त्र बनता है आपका त और र से, और हमने इसमें आ लगा दिया तो बन गया त्र। अब देखो पत्रम शब्द बना है प और अ से बना है प, त्र त और रे और अ से बना है आपका पत्र, और लास्ट में हमने लगा दिया म, तो शब्द बना आपका पत्रम। ठीक है, अब देखो ज्ञ बना है आपका ज प्लस अ और अ, इससे बना है आपका ज्ञ। अब ज्ञानम शब्द ज और अ और आ, इससे बना है ज्ञा, और न यह अधूरा न होता है, इसमें हमने अ स्वर लगाया, और म ये हलंत रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है। यदि स्वर होता तो ये हलंत हट जाता, स्वर नहीं है इसीलिए इसी प्रकार से हलंत का ही ये रहेगा। अब देखो ध बनता है आपका द और य से, और हमने इसमें लगाया अ, तो इसे शब्द बनेगा ध। अब हम इसका एक शब्द देखते हैं, विद्या, सॉरी ये वर्ण है, व और ई से बना वि, और ध्या बना है द और य और आ से। ठीक है, इसी प्रकार एवमेव यानी कि इसी प्रकार सर्वेषां व्यजनानां सर्वै व्यजनै सह मेलनेन संयुक्त व्यजनानि भवन्ति। इसी प्रकार से सभी व्यंजनों के साथ सभी व्यंजनों का मेल होने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ और व्यंजन हैं, जैसे क्य, चाणक्य, ये जो क है इसमें स्वर नहीं है, इसीलिए क यानी कि ऐसा अधूरा ही रहेगा। यदि इसमें अ लग जाता तो ये पूरा हो जाता। वर्ण तो अर्णव, नंत्र, मंत्र, क्रम, इंद्र, ओष्ठः, यहाँ पर है आपका पद्यम, उष्ट्रः, संध्या। ठीक है, एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनः वर्णाः सन्ति। ये जो ऊपर आपके सभी व्यंजन वर्ण दिए गए हैं ये नवीन वर्ण नहीं है, इनको आपको नवीन वर्ण नहीं समझना है, अपितु तो पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्टः लेखन शैली एव। यह तो पृथक पृथक रूप से संयुक्त व्यंजनों को लिखने की एक विशिष्ट शैली है। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। यदि हम किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिलाएंगे तो वह इस प्रकार से अधूरे ही रहेंगे। यह यहाँ पर लिखने का एक नया तरीका आपको बताया गया है। आज हम आपको यहीं तक ही पढ़ाएंगे, इससे आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसीलिए हम इनको 2 पार्टों में आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले उस चैप्टर को हम शुरू करें, इससे आगे के को आप इसका 1-2 बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ आ जाएगा। संस्कृत बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। चीज़ों को आपको रटना नहीं है, समझना है, आपको बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत समझ आ जाएगी। इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।